हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण टेट्स प्लानेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि आज यहाँ पर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लासेस कंटिन्यू चला रहे हैं। कंटिन्यू चैनल पर अपलोड कर दी जा रही है और इससे पहले हम थॉर्नडाइक के सीखने से संबंधित कुछ नियम जिनकी क्लासेस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा आज का हमारा नया टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। आज हम टॉपिक लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। जिसे बोलते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लर्निंग। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की हमें आखिर क्यों जरूरत होती है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, ये शब्द किसने दिया, कहाँ से आया, इसकी शिक्षा में क्या जरूरत है, शिक्षा के साथ इसका क्या महत्व है। आज हम इसकी बिल्कुल डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या होता है, कैसे बना, इसकी सबसे पहले बात किसने की, ये शब्द सबसे पहले कौन लेके आया। आज हम इसकी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है ये जो ग्रीक वर्ड से लिया गया हुआ है, साइकी। साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब होता है आत्मा, या फिर हम बोल सकते हैं जिसे सोल। प्लस लोगस, लोगस का मतलब होता है तर्क करना या फिर एक प्रकार का अध्ययन करना, जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोले विज्ञान भी हम इसे बोल सकते हैं। तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। साइकी का मतलब यहाँ पर होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। मतलब अगर हम इस शब्द से देखें, शब्द की जो मीनिंग निकल कर आ रही है वो है कि आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन। तो कुछ प्राचीन समय में कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ दर्शन शास्त्रियों के द्वारा मनोविज्ञान शब्द को क्या बताया गया था कि मनोविज्ञान शब्द जो है वो एक प्रकार का आत्मा का विज्ञान है। इसमें हम आत्मा से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी विचार होते हैं, आत्मा से रिलेटेड जो भी सब कुछ होता है, हम क्या करते हैं उसका अध्ययन करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये लगभग 17 सेंचुरी की बात है या 17वीं शताब्दी की बात है, जब कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ दार्शनिक द्वारा, प्राचीन दार्शनिकों द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी शब्द है वो एक प्रकार का आत्मा का विज्ञान है। उनका ये मानना था कि हम आत्मा से ही सोचते हैं, हम आत्मा से ही जो संतुष्टि होती है वही मनोविज्ञान है। मतलब आत्मा के अंदर जितनी भी प्रकार की गतिविधियां होती है उन सबका अध्ययन ही हम मनोविज्ञान में करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो शब्द दिया है वो दिया है रुडोल्फ गायकल। रुडोल्फ गायकल ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। अब कुछ दार्शनिक जो मानते थे कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान एक प्रकार से आत्मा का विज्ञान है, उनमें से जो प्रमुख वैज्ञानिक थे, प्रमुख दार्शनिक थे वो थे अरस्तु। अरस्तु का सबसे पहला ये मानना था कि हम मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य की या किसी प्राणी की आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ये आत्मा का विज्ञान कहलाता है। अगर मैं बात करूं अरस्तु के अलावा हम बात कर लें चाहे प्लेटो या फिर हम बात कर लें डेकार्त, ये बहुत प्राचीन दार्शनिक थे और इन्होंने बताया
कि ये जो मनोविज्ञान है वो एक प्रकार से आत्मा का विज्ञान है। इसमें हम आत्मा से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है एक मनुष्य के अंदर, उन्हीं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर 18वीं शताब्दी में, लगभग 100 शताब्दी के बाद, ये जो बात जो अरस्तु के द्वारा बताई गई थी वो उस बात को नकार दिया गया और इटली के एक मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अरस्तु की बात को नकारते हुए उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना होते हुए ब्रेन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ब्रेन, मस्तिष्क या फिर हम बोल सकते हैं मन। ये किसके द्वारा बताया गया है? एक इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने ये बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना होते हुए एक प्रकार से मन का या फिर बोल सकते हैं मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम हमारे मन में जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती है, हमारे मस्तिष्क में जो भी कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, उन सभी का डिटेल में अध्ययन करना, उन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। उनका मानना था कि ब्रेन के अंदर जितने भी क्रियाकलाप, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी गतिविधियां होती है, उन सभी का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात ये जो परिभाषा थी कि मनोविज्ञान एक प्रकार से मस्तिष्क या ब्रेन का विज्ञान है, इस परिभाषा को नकारते हुए ये बाद में कुछ समय पश्चात ये बताया गया कि ये जो मनोविज्ञान है वो एक प्रकार से बिहेवियर का विज्ञान है या फिर व्यवहार का विज्ञान है। बिहेवियर या फिर व्यवहार का विज्ञान है। और ये आजकल मॉडर्न टाइम में मनोविज्ञान को व्यवहार का या बिहेवियर का विज्ञान ही कहा जाता है। और इसमें इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य या किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जो मनुष्य के मानसिक क्रियाएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ये बताने वाले वैज्ञानिक थे जे.बी. वॉटसन, जो एक प्रकार से एक व्यवहारवादी हैं। इसके अलावा मैं कुछ व्यवहारवादी के नाम बोलूं, स्किनर, जिनको B.F. स्किनर लिखते हैं, I.P. पावलोव, ये सब एक व्यवहारवादी हैं। और जे.बी. वॉटसन ने सबसे पहले बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार का विज्ञान है। इसमें किसी भी मनुष्य या किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जे.बी. वॉटसन ने इसको सबसे पहले बताया, इसीलिए जे.बी. वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद के पिता किसे कहा जाते हैं, किसे कहते हैं, सॉरी। तो व्यवहारवाद के पिता जे.बी. वॉटसन का कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान एक प्रकार से व्यवहार का विज्ञान है। इसमें हम किसी भी मनुष्य के व्यवहार से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होती है उन सभी का अध्ययन करते हैं। अब मनोविज्ञान के बारे में जहां तक मैंने अभी तक जो आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कि ये शिक्षा मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया, आखिर मनोविज्ञान का शिक्षा से क्या संबंध है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या महत्व है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है उसमें मनोविज्ञान का काफी हद तक यूज है। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा यूज है, काफी हद तक मतलब बहुत ज्यादा यूज है। बिना मनोविज्ञान के शिक्षा देना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। शिक्षा देना सिर्फ किसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना ही नहीं है, बच्चे के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का आकलन करना, बच्चे की मानसिक प्रतिक्रिया क्या है, बच्चे की किस प्रकार की भावनाएं हैं, किस प्रकार की मानसिक गतिविधि में वो इंटरेस्ट लेता है, किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसके अंदर है, इन सभी का आकलन
करना सिर्फ मनोविज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी देन है। बिना मनोविज्ञान के नॉलेज के एक शिक्षक एक बच्चे के सुचारू रूप से विकास कराने में पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की आखिर क्या ज़रूरत है, उसके क्या क्षेत्र हैं और उसका क्या महत्व है शिक्षा में। अगर मैं बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षकों के लिए क्यों किस प्रकार से है कि जब एक शिक्षक किसी कक्षा में शिक्षण कार्य करा रहा होता है तो वह विद्यार्थियों के द्वारा जो भी गतिविधि की जाती है या विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा जो भी गतिविधि कराई जाती है उसमें वो किस हद तक सफल हो पा रहा है या नहीं, किस हद तक वो अपने उद्देश्य तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इस प्रकार का जो एक अनुमान लगाना वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ऐसा ना हो कि शिक्षक बच्चों को लगातार शिक्षण कार्य करा रहा है और उस जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चों को उस उद्देश्य में उसको सफलता मिल रही है या नहीं। तो ये आकलन भी एक सिर्फ मनोवैज्ञानिक या हम बात करें साइकोलॉजी के द्वारा ही हम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर हम बात करें तो हर बच्चा किसी न किसी प्रकार से हर बच्चे से अलग होता है। हर बच्चे में किसी दूसरे बच्चे से कुछ न कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। वो या हम बोल सकते हैं कि मानसिक क्षमता या शारीरिक क्षमता या तर्क करने की क्षमता या फिर एक प्रकार से कोई वातावरण या फिर हम बात करें हेरेडिटी, किसी न किसी वजह से बच्चा हर एक बच्चे से पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। और ऐसी कंडीशन में शिक्षक क्या करता है, यदि बच्चे की विभिन्न प्रकार के वातावरण को अगर बच्चे के वातावरण को अगर टीचर एक नहीं समझ पा रहा है तो वो एक ही तरीके से एक ही शिक्षण विधि के द्वारा सभी बच्चों को एक ही प्रकार से शिक्षा देता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हर बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का वातावरण, हर बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं होती है वो कहीं ना कहीं अलग होती है। कुछ बच्चे आसानी से समझ पाते हैं उसी बातों को, तो कोई बच्चा उस चीज को आसानी से नहीं समझ पाता है। तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि वो हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझकर उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार उसे शिक्षा दे और उसमें जो भी कहीं कमी है, जो भी कहीं वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, उस चीज का पता करके उस स्थिति का अनुमान लगाकर वहां पर काम करे, उस स्थिति पर काम करे, ताकि बच्चा उस स्थिति से बाहर निकलकर, उस कमजोरी से बाहर निकलकर एक अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि उसका भी सर्वांगीण विकास हर बच्चे की तरह हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कि एक शिक्षण कार्य के दौरान एक शिक्षक के पास कक्षा में शिक्षण करते समय या शिक्षण कराते समय 50 से 60 बच्चे या मिनिमम 30 से 40 बच्चे होते हैं और हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। अगर हम कुछ एक ही तरीके से हर बच्चे को शिक्षण गतिविधि कराते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे तो कुछ चीज को समझ जाते हैं, जिनका मानसिक स्थिति अच्छी है, जिनका मेंटल लेवल अच्छा है, वो उस चीज को समझ जाएगा। लेकिन जो बच्चा एक अच्छे वातावरण से ना हो, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग हो, जो हर बच्चे से थोड़ा सा अलग हो, वो बच्चों के साथ एक अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाता हो, तो ऐसे बच्चों को क्या कर रहे हैं हम पूरी तरीके से पहचान करके हम उसी के अनुसार उसे एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सके। ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। दूसरी चीज कि
कई प्रकार की शिक्षण विधियों का अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। सबसे पहले हम बात करें विकासात्मक, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें व्यवहार के क्षेत्र में, शिक्षण विधि के क्षेत्र में, बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में, वातावरण के क्षेत्र में, विभिन्न अवस्थाओं के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान का कई क्षेत्र में अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा उपयोग है। विकासात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हर बच्चे का विकास एक अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग स्टेज से होता है और अलग अलग गति में होता है। कुछ बच्चा क्या होता है कि बचपन से बहुत ज़्यादा समझदार होता है, उसे एक अच्छा वातावरण मिल चुका होता है, और कहीं एक बच्चा ऐसा भी होता है जिनका एक अच्छा वातावरण ना मिला हो। और हम क्या करते हैं, जब हम उनके विकास के, जब हम उनको पढ़ा के, हम उन्हें शिक्षा देकर एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, कुल मिला के हम उनका विकास करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हर बच्चे के विकास के लिए हर एक अलग तरीके से शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। उसके वातावरण को समझकर, उसके अनुसार, उसकी मानसिक स्थिति को समझ के, उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाए ताकि हर बच्चे का विकास हो सके। अगर हम बात करें व्यवहार, तो हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ बच्चा कुछ अलग व्यवहार करता है और कुछ बच्चा कुछ अलग व्यवहार करता है। मतलब आसपास के क्षेत्र में अगर हम 8 से 10 बच्चों को देखेंगे तो हर बच्चे का व्यवहार कुछ अलग होता है, हर बच्चे से अलग होता है। ये डिपेंड करता है उसके वातावरण पर, उससे पीछे के बैकग्राउंड पर कि बच्चा कैसे माहौल में रह रहा है, कैसे माहौल से बच्चा बिलोंग करता है। ये वातावरण अपने आप में इस कंडीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण अदा निभाता है। अगर टीचर को इस प्रकार के वातावरण का या इस प्रकार की कंडीशन का अगर नॉलेज ना होगा तो वो एक बच्चे का विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। उधर ही बात करें हम शिक्षण विधि, तो बच्चे को शिक्षण कार्य के दौरान या शिक्षण के दौरान कई प्रकार की गतिविधियों में बच्चे को हिस्सा लेने देना चाहिए। अलग अलग गतिविधियों में के द्वारा बच्चे के रुचि के क्षेत्र को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा अलग अलग क्षेत्र में रुचि लेता है, हर अलग अलग चीज को वो करने की कोशिश करता है। कोई बच्चा किसी अदर फील्ड में अच्छा होता है तो कहीं बच्चा कोई अदर फील्ड में अच्छा होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चों को इच्छा होती है मैं सिंगिंग करूं, मैं डांसिंग करूं, मैं पेंटिंग करूं। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर उसका मेंटल अप्रोच थोड़ी सी अच्छी हो सकता है। जो बच्चा एक अच्छी प्रकार से सिंगिंग करता हो, वो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता हो, तो वहां पर टीचर को क्या चाहिए कि उस बच्चे की रुचि के अनुसार, उस बच्चे की मानसिक प्रतिक्रियाओं के अनुसार उसे शिक्षा दें ताकि उसका एक प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सके। अगर हम बच्चा एक प्रकार से शिक्षा नहीं लेना चाहता है या वो थोड़े से शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर हो, तो हम उसको किसी प्रकार से प्रेशर या किसी प्रकार से दबाव करके हम उसे शिक्षा नहीं दे सकते। ये अपनी अपनी रुचि पर डिपेंड करता है। तो मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक टीचर को शिक्षण करने के लिए चाहे उसका नॉलेज, ज्ञान का भंडार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमने देखा है कभी कभी एक शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान असफल हो जाता है तो कोई शिक्षक किसी कार्य में सफल हो जाता है। तो जो शिक्षक असफल हो रहा है, वजह उसकी ये नहीं है कि उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है या उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान होने के बावजूद भी उसको मनोविज्ञान का नॉलेज न होने के कारण वो एक बच्चे को संपूर्ण विकास नहीं करा सकता। उस बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी
रह जाती है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में, तो जैसे मैं अभी बता ही चुका हूँ उस व्यवहार के थ्रू कि हर बच्चा किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है। हर बच्चा के क्षेत्र में हर बच्चे के हर क्षेत्र में रुचि अलग अलग हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए भी शिक्षक को उसी के अनुसार उसकी रुचि को जानकर उसे शिक्षा दी जाए। वातावरण के क्षेत्र में, वातावरण के बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि बच्चे का वातावरण इस बच्चे की शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा किस वातावरण से आता है, शिक्षक को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो उसे एक अच्छी प्रकार से एक भली भांति शिक्षा देना चाहता है। तो अगर हम बात करें विभिन्न अवस्थाओं की, तो विभिन्न अवस्थाओं के बारे में कि विकास की अगर हम देखें तो कई प्रकार की अवस्थाएं हैं। सबसे पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस प्रकार की विभिन्न अवस्थाएं होती है। अगर टीचर इन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में नॉलेज नहीं रखता है तो वो एक बालक के विकास में कहीं ना कहीं उस हद तक सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि किस अवस्था में बच्चा सीखना चाहता है, किस अवस्था में बच्चा जिज्ञासु होता है, किस अवस्था में बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि होती है। जैसे अगर हम बात करें कि जब बच्चा शुरू में स्कूल आता है, उसकी प्राइमरी शिक्षा की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर बच्चे को खेल में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो शिक्षक को क्या कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को खेल के द्वारा उसे शिक्षा से कनेक्ट करना चाहिए। उसके खेल को उसको शिक्षा से कनेक्ट करके उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। वहीं अगर इस चीज़ का टीचर का नॉलेज ना होगा तो वो ज़बरदस्ती उसको प्रेशर करके पढ़ाने की कोशिश करेगा और ऐसी कंडीशन में बच्चा सीख नहीं पाएगा, वो फिर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो उस बच्चे को उसी के हिसाब से, उनकी विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के हिसाब से कि बच्चा बाल्य अवस्था में तो उसे किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, वहाँ पर बच्चे का मन क्या जानने की कोशिश करता है, क्या ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, किस प्रकार के क्षेत्र में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसी के अनुरूप शिक्षा दी जाए तो क्या होगा कि बच्चा कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सीखने में सफल हो जाएगा। तो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और अगर हम देखें तो मनोविज्ञान शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है, मतलब शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगिता निभाता है, जो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी हद तक सीमित है। और हम बात करें तो शिक्षण विधि में एक क्षेत्र इनका आता है शिक्षण विधि। और हम बात करें मूल्यांकन में, दूसरे शारीरिक क्षेत्र में, और भी कई प्रकार के क्षेत्र हैं जहां मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान क्या है, कैसे आया, इसका शिक्षा में क्या महत्व है, एक टीचर के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आज हमने देखा। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ हमें अपना कुछ सजेशन दें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।